नमस्कार। भारतीय चित्र साधना और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र में फिल्म निर्माण कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम सब लोग फिल्म निर्माण की कार्यशाला के लिए उपस्थित हुए हैं। ये कार्यशाला आज से शुरू होकर कल शाम तक चलेगी, जिसमें आपको विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आप सबका परिचय करा दूं। हमारे मंच पे आसीन अतिथिगण श्रीमान अतुल गंगवार जी, आप दिल्ली से आए हैं और भारतीय चित्र साधना के आप अखिल भारतीय सचिव हैं। आपके बाईं तरफ श्रीमान नरेंद्र सिंह जी हैं। आप हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं। उसके बाद दाहिनी तरफ श्रीमान सौरभ मिश्र जी हैं। आप सूचना और तकनीक के यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख हैं। उसके बाद डॉक्टर अशोक दुबे जी हैं, जो अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। डॉक्टर लोकनाथ जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये सह प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ हम लोग दीप प्रज्वलन करके करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अतुल गंगवार जी से कि कृपया दीप प्रज्वलित करने का। आइए भाई। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक दुबे जी से कि वो कार्यशाला की भूमिका के बारे में हम सबको बताएं। आज की इस फिल्म कार्यशाला में अपना जो ये परिसर है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र एवं भारतीय चित्र साधना, ऐसे दोनों के संयुक्त तत्वावधान में इस फिल्म कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वास्तव में ये जो कार्यशाला है, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो समाज के अंदर बहुत शक्तिशाली रूप में और जो है समाज को प्रभावित करने वाला होता है। हम सब अभी 75 वर्ष जो हमारी स्वतंत्रता के हुए हैं, स्वाधीनता को प्राप्त हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 1947 में देश स्वाधीन हुआ, परंतु स्वाधीनता के साथ साथ स्वतंत्रता की ओर जो हम सबकी गति होनी चाहिए,
स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्रों को विकसित करने का, और जो प्रयत्न, जो प्रयास हम सबको करना चाहिए था, वो भारत में उतनी शक्ति के साथ, उतनी सामर्थ्य के साथ, उतनी समझदारी के साथ शायद हम लोग नहीं कर पाए। स्वतंत्रता, स्वाधीनता दोनों में स्व शब्द आता है। ये जो स्व है, ये क्या है? भारत का स्व अर्थात क्या? भारत का स्व अर्थात हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो भारत की समग्रता में सोचने का जो विचार है, क्योंकि भारत कभी एकांगी नहीं रहा है। यहाँ पर जो है सबके बारे में चिंता की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार का यहाँ का मंत्र रहा है। और ईशावास्यम इदं सर्वम, संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वरमय है। अर्थात भारत की जो सोचने का जो तरीका है, सोचने का जो ढंग है, वो आध्यात्मिक आधार पर जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता का जो है वो आधार है, अधिष्ठान है। क्योंकि पश्चिम में प्लूरलिटी के हिसाब से विचार करते हैं, और प्लूरलिटी को और जो है एक साथ जोड़ने का प्रयत्न होता है, परंतु भारत के अंदर जो भी दिख रहा है वो सब एक ही है। इसलिए जो है अपने यहाँ कहा गया है ऑल आर वन नहीं, ऑल इज़ वन। जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो सब एक ही है। तो ये जो भारत का स्व है, भारत का स्वत्व है, जिसकी रक्षा के लिए और जो है देश के करोड़ों, हमारे देश के बलिदान हुए हैं, तो जो बलिदान हुए हैं उन्होंने केवल और केवल स्व की रक्षा के लिए ही अपनों प्राणों का उत्सर्ग किया। तो वो जो भारत का स्वत्व है उसको स्थापित करना ये हम सबका कर्तव्य है। और यही अगर इस दिशा में भारत के स्वत्व को जागृत करने के लिए अगर स्वाधीनता के बाद हम अपना तंत्र विकसित किए होते तो फिर जो है देश का जो चित्र है निश्चित रूप से अलग होता है। परंतु हम सबको यह भी जानकारी है कि भारत जो है दुनिया के सर्वाधिक मतलब युवाओं का देश है। सर्वाधिक युवा भारत में है। तो भारत में जो युवा है वो बहुत कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं, भारत का युवा सारी दुनिया में और अपने कार्यों के आधार पर और अपने कर्तव्य व्यक्तित्व के आधार पर सारी दुनिया में पुनः भारत की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित है। ऐसे ही ये जो संस्था है ये भी शिक्षा के क्षेत्र में और किस प्रकार से भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से भारत के स्वत्व को स्थापित किया जा सके, ऐसा जो है पूरे देश में प्रयत्न चल रहा है। उसी में ये जो संवाद केंद्र है ये उच्च तकनीकी के आधार पर विकसित किया गया है। इसके जो शिल्पी हैं सौरभ जी हैं, और सौरभ जी इस केंद्र से लगभग 1100 विद्यालयों को मतलब जो है डिजिटल फॉर्म में वो सारी शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। अभी अमृत महोत्सव वर्ष में भी मुझे जानकारी हुई कि 75 विषयों पर अलग अलग यहाँ से प्रबोधन के कार्यक्रम हुए हैं और पूरे देश में 1100 विद्यालयों में उनको पहुँचाया गया। ऐसे ही जो है सिनेमा जगत में और जो बहुत बड़े समाज के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है, तो भारतीयता का, राष्ट्रीयता का संदेश किस प्रकार से जा सकता है, और जो सिनेमा का, जो भारत के सिनेमा का जो सौंदर्य बोध है वो सारे वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी लेकर जा सकती है। और इसके लिए ही हम लोग जो है भारतीय चित्र साधना के नाम से और जो है एक बहुत बड़ा संस्थान चलता है जो देश भर में जो है फिल्म फेस्टिवल वगैरह इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, और उसी के अंतर्गत इस प्रकार की जो प्रशिक्षण कार्यशालाएं हैं उसका भी आयोजन होता है। क्योंकि चित्र साधना और फिल्म के माध्यम से हम समाज को, बहुत बड़े समाज को प्रभावित करते हैं। भारत का जो स्वत्व है, भारत की जो संस्कृति है सारी दुनिया में
सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, उस संस्कृति के संदेश को हम किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर ले जा सकते हैं, इसमें हम सबकी भूमिका है और सिनेमा के माध्यम से उस भूमिका का निर्वहन हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए युवाओं के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। उसी के अंतर्गत यह 2 दिवसीय और जो है कार्यशाला है। हमारा जो अवध प्रांत का जो फिल्म आयाम का काम है वो श्रीमान अरुण जी देख रहे हैं, उनका परिचय अभी आपको नहीं हुआ, वो सबका परिचय करा रहे थे। तो श्रीमान अरुण जी जो है ये जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी है उसमें निदेशक के पद पर कार्यरत रहे हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी फिल्म आयाम का काम यहाँ का देख रहे हैं। अभी एक परिचय जो है अभी हाँ हमारे बीच में यशार्थ मंजुल जी आ चुके हैं। आप प्राध्यापक हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा में। तो मंजुल जी आपका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र जी भाई साहब से कि आपका भी उद्बोधन होना है। नरेंद्र जी भाई साहब। आदरणीय मंच तथा कार्यशाला में उपस्थित बंधु भगिनीगण, ये तो एक औपचारिकता है भी, प्रशिक्षण इसके बाद आपका शुरू होगा। जैसे कोई यज्ञ होना होता है तो लकड़ी उकड़ी थोड़ा ओम स्वाहा तो ये सब वो है, लेकिन असली प्रशिक्षण इसके बाद शुरू होगा। अब एक है, एक रीत नीति है, परंपरा है, कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। तो कार्यशाला के पहले कुछ तो वास्तव में है क्या कि आज का युग जो है वो एक वैचारिक संघर्ष का युग है। अब युद्ध जो है वो रणभूमि में नहीं होते, उससे अधिक मन भूमि में होते हैं। मानसिकता को विकृत कर दो, मन के विकार वो कर दो, किसी पीढ़ी को दिशाहीन कर दो और वहाँ के पूरी क्या कहते हैं युवा पीढ़ी को पंगु बना दो, वैचारिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है विमर्श, नैरेटिव। तो नैरेटिव को अगर बिगाड़ना है तो अगर किसी देश का नैरेटिव बिगड़ गया तो समझ लीजिए उस देश को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो वो एक वैचारिक संघर्ष आज पूरी दुनिया में, कहीं वामपंथ के नाम पर होगा, कहीं इस्लाम के नाम पर होगा, तो कहीं ईसाईयत के नाम पर होगा, और हमारा एक भारतीय दर्शन, एक वैचारिक संघर्ष पूरे विश्व में है और उसमें सभी विचारधाराओं का एक होड़ रहती है। अपना विमर्श हम कैसे दुनिया में स्थापित करें। और भारत के साथ एक षड्यंत्र और हुआ, यहाँ चाहे इस्लाम हो, चाहे वामपंथी शक्तियाँ हों, और फिर चाहे ईसाईयत हो, हमारा जो सनातन एक विमर्श, सनातन विचार, यह देश जो दुनिया का सिरमौर था और यह देश अपने लिए कभी नहीं जिया, ये देश दुनिया के लिए जिया, उसको बिगाड़ने का काम। फिर यहाँ के हमारे जो श्रेष्ठ महापुरुष थे उनके प्रति अश्रद्धा पैदा करने का काम। फिर यहाँ की कुछ परंपराएं थीं, आध्यात्म की एक आध्यात्मिक जीवन था, उसको विकृत करने का लगातार प्रयास। और तो जो हम कहते हैं संघर्ष का काल है, पराधीनता का काल है, उसमें यही हुआ। दुर्भाग्य से 47 के बाद भी जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व आया, उन्होंने उसको उस दिशा में, देश को जिस सही दिशा में ले जाना चाहिए था, ले नहीं गए। सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी इस देश में होने लगा। जिन पर अखंड 100 करोड़ हिंदू आस्था रखता, उनके नग्न चित्र बनने लगे। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो एक वैचारिक संघर्ष हमको ये समझना पड़ेगा। तो सारे बौद्धिक जगत में एक वैचारिक संघर्ष के अंदर अब ये आवश्यक है कि हमारा पक्ष के, हमारा कैडर, हमारा जितना हम बना पाएंगे और उस दिशा में जितना हम प्रयास कर पाएंगे। विमर्श बनता कैसे? विमर्श माने एक प्रकार से माध्यम, विमर्श माध्यमों से बनता है, और वो माध्यम में एक फिल्म भी है, कहीं प्रिंट मीडिया है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो फिर सोशल मीडिया है। एक बहुत बड़ा माध्यम फिल्म है, और किस प्रकार बॉलीवुड ने फिल्मों को विकृत किया ये भी आप जानते हैं। उसे बताने की आवश्यकता नहीं। किस प्रकार जो है, अगर परोपकारी हैं तो कौन है, किसी को शरण मिली तो कहाँ मिली? मस्जिद में मिली। किसी ने अगर कुकृत्य किया तो किसने किया? पुजारी ने किया, पंडित जी ने किया। एक लगातार विमर्श को इस देश के बिगाड़ने का, इसके बाद अश्रद्धा पैदा करने का। रक्षाबंधन तो बहन कहती क्या मैं कमज़ोर हूँ? मैं क्यों रक्षाबंधन, मैं क्यों किसी शरण क्यों मांगूँ?
मैं किसी से शरण क्यों मांगूं कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ। कन्यादान, क्यों कन्यादान? कन्या का कमज़ोर है। ये जो है पुरुष प्रधान व्यवस्था है। इस प्रकार का एक विमर्श को लगातार जो है इस देश में, इस देश के क्या कहते हैं मनस उसके स्थल को विकृत करने का प्रयास किया गया। वो फिल्मों के माध्यम से भी प्रयास किया गया। स्वाभाविक रूप से चुनौती है, हम उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय चित्र साधना ने उस चुनौती को स्वीकार किया कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। आज ये अखिल भारतीय संगठन ने अखिल विश्व और लघु फिल्म, बाकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सब प्रकार की फिल्मों का निर्माण, और हर तीसरे साल एक अखिल भारतीय फिल्मोत्सव, इसके पहले भोपाल में हुआ। कुल मिलाकर उद्देश्य इस वैचारिक संघर्ष में जो राष्ट्रीय विचारधारा है, जो इस देश की सनातन विचारधारा है, जो इस देश का एक जो सत्य है, जिसको किसी देश की चिति भी कहा जाता है, चिति, तो जो इस देश का सत्य है, उस सत्य को से जो भटकाने का काम इस देश में हो रहा है, उसका बहुत बड़ा माध्यम आज फिल्म है और बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में समीक्षक चाहिए। आप जानते हैं फिल्म का समीक्षा, तो जो बाकी जनमानस को बनाने के लिए उस प्रकार की एक अच्छी खासी कार्यकर्ताओं की संख्या भारतीय चित्र साधना तैयार करना चाहता है। इस प्रकार के युवाओं को तैयार करना चाहता है, जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, युवाओं का देश है। तो इस प्रकार के सकारात्मक भूमिका और जिसके अंदर जो क्षमता है, जिस प्रकार का योगदान की, वो इस वैचारिक संघर्ष में, अर्थात देखिए दो प्रकार के होते हैं व्रत। एक आदमी, हमारे में अंतर क्या है? भारतीय चित्र साधना का कार्यकर्ता और बाकी में क्या अंतर है? आप दो लोग बताइए। एक आदमी को बंद कर दीजिए, 8 दिन भूखा छोड़ दीजिए, तो 8वें दिन के बाद वो मर जाएगा, अधमरा हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। और वही एक साधक 8 दिन नवरात्रि का व्रत रखता है, तो क्या होता है? उसके अंदर नई चेतना, नई ऊर्जा। क्यों? उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक मिशन होता है। और भूखों मरने वाला वो मजबूरी में, चूँकि उसको मिलता नहीं इसलिए भूखों मरता है, इसलिए भूखा रहता है। दोनों में अंतर है। तो हम ना प्रोफेशनल हैं, ठीक है, हम प्रोफेशनल हैं, वो सब ठीक, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है कि इस देश के फिल्म जगत में जो भी भटकाव विरोधियों के द्वारा, देश विरोधी शक्तियों के द्वारा और पैदा करने का जो प्रयास हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में, और ऐसा भी नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी लगता है हम क्या कर सकते हैं, इतने बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़, लेकिन सब औकात में आ जाती हैं। जनमानस जब तैयार होता है तो कितनी फिल्में औकात में आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं। तो जनमानस जब तैयार होता है तो फिर तो वो तैयार करना, और प्रयास क्या होता है। कभी हमको भी लगता है ना हम क्या कर सकते हैं, तो वो गिलहरी का आपको याद होगा कि गिलहरी जब वो राम सेतु बन रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबका योगदान, कोई एक नहीं कर सकता है, सबका योगदान। जैसे क्या कहते हैं, अब विमर्श का कहाँ पड़ता है, जैसे अभी कहा गया कि हम सबको एक होना है, हम सबको एक नहीं होना है, सबसे बड़ा असत्य, हम सब एक हैं। होना क्या सवाल होता है? होते वो हैं जो अनेक होते हैं, जो कहीं बटे होते, हम सब अनेक नहीं, इसलिए एक होना नहीं। भारत की धरती पर जो पैदा हुआ वो एक है। अब ये एक विमर्श है, इसको बिगाड़ने का हर क्षेत्र में प्रयास हो, इसको ठीक करना। और चूँकि फिल्म हमारा क्षेत्र है, हम सब फिल्मों के जो रुचि रखते जानकार लोग हैं, तो उस दिशा में आगे का प्रशिक्षण, उस दिशा में हम राष्ट्रीयता के विशाल प्रचार प्रसार और अपना एक विमर्श खड़ा करने का, और उसकी पहुंच। आज का युग जो है सूचना का युग है, जिसकी सूचना असत्य भी है, अगर उसकी गति तेज है तो वो स्थापित हो जाएगी। और आपकी सत्य है सूचना, लेकिन गति अगर नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए सत्य असत्य की गति कितनी तेज है, हमारी सूचना की गति कितनी तेज है, हमारा विमर्श का जो कंटेंट उसकी गति कितनी तेज है, यह सब प्रशिक्षण। तो फिल्म केवल ये फिल्म आयाम का, फिल्म जगत में क्या क्या कैसे क्या क्या होना चाहिए, किस गति से और किस गति से लोगों को जोड़ना, केवल हमको एक जोड़ना भी हर प्रांत में। आज हमारी पहली कार्यशाला है, इसलिए कभी लगता होगा, लेकिन आगे हम प्रांतों की करेंगे, बड़ी बड़ी कार्यशाला करेंगे, और एक बहुत बड़ी श्रृंखला कार्यकर्ताओं की पूरे देश में खड़ा करेंगे भारतीय चित्र साधना के माध्यम से। ये एक औपचारिक, मुझे जो कहा गया था, मैंने कहा अब आगे जो है, आगे का संचालन, क्यों, मैं फिल्म जगत से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं जीरो हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जिसने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं उससे कहते हैं रसायन शास्त्र पढ़ाओ, वो कहाँ पढ़ाएगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन एक फार्मूला क्या होता है, 44 होता है, वो मैंने प्रयोग किया। बाकी आगे अरुण जी।
धन्यवाद भाई साहब। आप भले विषय न पढ़ाते हो, लेकिन आपने जो बातें बताई वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही काम आएंगी। अब हम लोग विषय पे आते हैं और आपको मैं नटशल में बता दूं कि अभी 11:15 बजे से हमारे मंजुल जी की क्लास होगी। उसके बाद हम लोगों का भोजनावकाश होगा। फिर प्रोफेसर गोविंद पांडे जी आएंगे, वो एक क्लास लेंगे। फिर उसके बाद ललित सिंह पोखरिया जी आएंगे जो अभिनय के बारे में कुछ क्लासेस करेंगे। फिर हमारे अतुल गंगवार जी की एक कक्षा होगी और आज का सेशन समाप्त होगा। कल फिर इसी तरह से शुरू होगा। तो आपको विभिन्न विषयों पे बहुत सारी कक्षाएं अभी करने को मिलेंगी और बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कक्षाएं हैं। आप अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा और कुछ आपके काम की बातें होंगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है उच्च तकनीकी डिजिटल। अब ये क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर फिल्म का इतिहास आप देखें तो एक समय तो पहली तो ना बोलने वाली पिक्चर बनी थी, आवाज़ नहीं हम डाल पाए थे और वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। फिर कलर्ड हुई, बड़ी बड़ी रीलों के डिब्बे हुआ करते थे और ब्लैक एंड वाइट फिल्में धोई जाती थी। एक लैब होती थी जिसमें बहुत सारी मैन पावर लगती थी, कई तरह के केमिकल्स यूज़ होते थे और उनको धोया जाता था एक अंधेरे कमरे में और उनको सुखाया जाता था, लटकाया जाता था और फिर उनको डिब्बों में डाला जाता था, भरा जाता था, फिर उनका प्रदर्शन होता था। फिर रंगीन पिक्चर आ गई। अब रंगीन का क्या मतलब होता है? हमारा ये सेशन अब आपसी संवाद का भी है, आप भी बोल सकते हैं। रंगीन का क्या मतलब हुआ? हाँ, जो जिसमें रंग हो। और रंगीन का मुख्य उद्देश्य ये था कि रंगीन कपड़े तो हमने पहने हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम स्किन कलर एक्टर का मेंटेन कर ले जाएं। मेन चीज़ वो थी रंगीन में। कपड़ों के कलर तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन मुख्य था कि हमारे एक्टर की स्किन कैसी है और उसका स्किन कलर अगर हम मेंटेन कर ले जाएं तो है। आप देखें आज डिजिटल युग है, एक छोटा सा कार्ड दे देता है, कैमरामैन को दे दिया जाता है, ले भैया इसमें भर, और बाद में प्रोडक्शन वाला जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले उसे पकड़ता है, ला मेरा कार्ड वापस कर, और वो कार्ड को संभाल के रख लेता है। तो आज हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिल्म तो अभी थोड़े दिनों का ये एक काम है। जब फिल्में नहीं थी तो हमारी समाज में क्या हो रहा था? मनोरंजन के क्या साधन थे? तो शायद रंगमंच हो रहा था। रंगमंच के भी अगर पहले जाएं तो क्या था जी? जी नहीं, वो तो आप पाषाण युग में पहुंच गए। उसके पहले हमारी लोक कलाएं थी। लोक कलाओं के और पहले क्या था? लोक कलाएं भी तो एक बाद में हुई हैं। हमारे धार्मिक अनुष्ठान थे। आज ये मोबाइल आपके पास है। जब मोबाइल शुरू हुआ था तो बहुत बड़ा सा और बड़ा भारी सा मोबाइल सन 2000 में हमारे पास आया था, जो बहुत भारी था और बहुत बड़ा सा था, जिसकी कॉल भी बड़ी महंगी थी, जिसका कार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता था, बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते थे। बीएसएनएल में हर एक को नहीं मिलता था, कुछ लोगों को मिला था। बीएसएनएल के अधिकारियों को पकड़ना पड़ता था, दुआ सलाम करनी पड़ती थी, भैया एक कार्ड दिला दो। और आज आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए किसी, अब तो जनरल मर्चेंट के यहाँ भी मिलने लगे हैं, अब तो गली मोहल्ले में मिलने लगे हैं। ये क्या है? धार्मिक अनुष्ठान के अगर और पहले चले जाएं, आप जिस शिकार की बात कर रहे थे, तो पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। तो अगर पाषाण युग से और आज इस डिजिटल युग को हम देखें तो ये क्या है? अभी हो सकता है थोड़े दिनों बाद कोई और एक मोबाइल आ जाएगा
साल भर बाद ये हो सकता है ये भी कूड़े में चला जाए, कुछ और हो जाए आपके पास। हम जब आपकी तरह पढ़ रहे थे, बीएनए में पढ़ने आए थे सन 81 में, तब सुना था लोगों से कि कुछ होगा। कुछ लोग बातें करते थे लखनऊ में कि कुछ होगा, आपकी जेब में रखा होगा और आप सबसे बात कर सकेंगे, लोगों से जुड़ जाएंगे। तो हम लोग केवल एक ही बात कहते थे, चढ़ गई है क्या भैया, कुछ ढीला हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहे हो। एक एसटीडी वाला फ़ोन सबके पास नहीं होता था। जीपीओ में शाम को जाके हम लोग लाइन लगाते थे, क्योंकि 10 बजे के बाद एसटीडी कॉल सस्ती हो जाती थी। और जब भी जीपीओ जाते थे चिट्ठी पत्री खरीदने, तो वर्मा जी को नमस्कार जरूर करते थे, वर्मा जी नमस्कार, शाम को आएंगे। तो हमारा वो क्या करते थे, एक बार ट्राई करते थे, 2 बार ट्राई करते थे, नहीं लग रहा, हटिए आप आइए। तो हम लोग इसलिए नमस्कार करते थे कि भैया 2 बार और ज़रा ट्राई कर लेना। और कहाँ, दिल्ली बात करनी होती थी भाई से। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके पीछे क्या आपको लगता है? जी, तकनीकी का विकास तो बहुत बाद में हुआ है। सबसे पहले हमारे दिमाग का विकास हुआ है। हमारे दिमाग का अगर विकास ना होता, और हमारे दिमाग का विकास हर क्षण हो रहा है। कल आप क्या सोच रहे थे किसी बारे में, आपके सोचने का नजरिया कल सुबह क्या था और आज क्या है, अगर कोई मीटर हो, कोई पैमाना हो, कोई मशीन हो इस बात को जानने की, तो आपको लगेगा कि कल से आज तक उसमें एक विकास हो चुका है। 19वीं शताब्दी में जब हमारे वैज्ञानिकों ने मानव सभ्यता की खोज की, तब उन्होंने पाया कि जो पाषाण युग था, वहां से लेके आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके पीछे केवल एक ही बात रही है, मनुष्य के दिमाग का विकास। पाषाण युग को इसलिए हम पाषाण युग कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, पत्थर का युग कहते हैं, क्योंकि वहां पे पत्थरों के अलावा और कुछ था नहीं। लेकिन पाषाण युग में एक चीज थी, कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, रहने को कुछ नहीं था, इच्छाओं के नाम पे कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी एक चीज थी, मनुष्य को जो मिल जाता था, जब भूख लगी और निकला और जो मिल गया, जानवर मिल गया तो उसको मार के खा लिया, अगर मार सका तो। पेड़ पत्ते कुछ मिल गए वो खा लिए, फल मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो घास खा ली। किसी तरह से उसे पेट भरना है, और उसे ये नहीं मालूम था कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ टेस्टफुल है, किस में टेस्ट ज़्यादा है, किस में टेस्ट नहीं है। उसको ये नहीं मालूम था, टेस्ट के लिए नहीं खाता था, वो केवल अपने स्टमक को फिल करने के लिए खाता था। तो जो चीज़ मिल गई खा लिया, और जब पेट भर गया, जहाँ उसे लगा कि ये जगह ठीक है वहाँ वो सो गया। कोई घर नहीं था, कपड़ों की तो कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी एक चीज़ थी उस समय, वो क्या चीज़ हो सकती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। जी, वो नहीं था, वही तो नहीं था, वो बहुत बाद में आया है। वो भी नहीं थी, वो तो तब होगा जब आपके ये होगा। इच्छा तो कोई थी ही नहीं, जो मिल जाएगा खा लूंगा, और जहाँ कंफर्टेबल महसूस होगा वहाँ मैं सो जाऊंगा। ज़रूरी नहीं, वो पेड़ भी हो सकता है, वो ज़मीन भी हो सकती है, वो कोई पत्थर की शिला हो सकती है, वो कोई गुफा थी, जहाँ उसे आराम मिलता था वहाँ सो जाता था। और फिर जब भूख लगेगी तब निकलेगा कुछ खाने के लिए। लेकिन उस समय एक चीज़ थी, वो चीज़ थी डर। वो डरता था। डर किससे था? वो ये समझता था कि कोई है जो ऊपर बैठा है। टेक्निक के मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ये केवल ये है कि कहीं ना कहीं हमारी खोजें कारगर हुई हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार की हम लोगों के लिए, और हमारे समाज को आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।